हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2021 में कराई गई थी, उसका जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसको हम लोग हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम पाली या प्रथम चरण का जो पेपर होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। द्वितीय पाली में जो पेपर था जीएस का उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिटेल में जो है काफ़ी। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और साथ ही साथ आप कमेंट के माध्यम से इसका ऑप्शन और आंसर को कुछ और डिटेल्ड में देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से दीजिए, कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या तिरुवनंतपुरम में, ठीक है? तो इसका देखिए जो आंसर होगा, वो आपका नई दिल्ली होगा, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा, नई दिल्ली होगा। तो इसकी देखिए स्थापना जो है हुआ था आपके 5 जून जो है 1980 को जो है, ठीक है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब हुआ था? तो 5 जून 1980 को हुआ था, ठीक है? और 5 जून के संबंध में एक चीज़ और क्योंकि 5 जून 1972 को जो है पहला पर्यावरणीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है? तो 5 जून को जो है इसलिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना है कि 5 जून क्यों इम्पोर्टेंट है। 1972 में 5 जून को जो है सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरुआत हुआ था, इसलिए 5 जून को जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? और इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना 5 जून 1980 को हुआ था, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा नई दिल्ली, ठीक है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है? तो सबसे पहले देखना है कि कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है? यहाँ पे आप अ, देखेंगे तो यहाँ से ऐसे होकर गुजरती है, ठीक है? इधर से और यह भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले गुजरात आता है, यहाँ पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है? और झारखंड, झारखंड के बाद आपका हो गया पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पे मिज़ोरम हो जाएगा, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है? तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि उत्तर में स्थित कौन-सा है? तो देखिए झारखंड से गुजरती है, मिज़ोरम से, त्रिपुरा से, मणिपुर, लेकिन मणिपुर से जो है नहीं गुजरती है, तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो इसका देखिए जो आंसर होगा वह आपका डी होगा, हरियाणा, ठीक है? हरियाणा जो है अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो वहाँ पे काफ़ी उच्चतर जीवन स्तर देखा जाता है, लेकिन लिंगानुपात वहाँ पे कम देखा जाता है, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा आपका, वो आपका हरियाणा होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 879 जो है सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है, हरियाणा में। तो जो आंसर होगा इसका डी होगा आपका, ठीक है? और सबसे अधिक देखा जाए तो केरला में आपका देखा जाता है, ठीक है? केरल में सबसे अधिक 1000 के ऊपर है, ठीक है? वहाँ पे लिंगानुपात। देखिए हम अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है? तो इसका हम लोग जानते हैं कि सबसे जो निचला परत होता है वह क्षोभ मंडल है। अगर इसकी परत की बात करें, ठीक है? तो सबसे पहले जो परत आता है पृथ्वी के नज़दीक लगभग 13 किलोमीटर के आसपास 12-13 किलोमीटर के आसपास क्षोभ मंडल आता है, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, ठीक है? और सभी जो है मौसमी घटनाएँ इसी में होती हैं और इस और यहीं होता है ट्रोपोपॉज़ होता है, ठीक है? और ट्रोपोस्फियर में ही अगर आप ऊँचाई में जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे देखेंगे तो 1000 मीटर पे जो है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है? तो नॉर्मल लैप्स रेट या 165 मीटर पे जो है
165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी कभी कल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में ही ये घटना घटित होती है, थर्मल लैप्स रेट का। फिर इसके ऊपर आता है समताप मंडल, जहाँ पे ओजोन गैस की अधिकता देखी जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। इसमें ओजोन गैस मिलता है, इसको समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटोपाज पाया जाता है। फिर इसके ऊपर मेसोपाज होता है, ठीक है, मेसोस्फियर होता है, ठीक है, और इसके ऊपर मेसोपाज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्मोस्फियर या तापमंडल बोलते हैं इसको, है ना, थर्मोस्फियर होता है। इसके ऊपर वायुमंडल होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है देखते हैं वायुमंडल की जो है संरचना जो है कैसे है, ठीक है। तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। और समताप मंडल का महत्व है कि ओजोन गैस पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। और मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड जल जल के राख हो जाते हैं, ठीक है। और तापमंडल को आयन मंडल या आयतन मंडल में डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पर जो है रेडियो तरंगे जो है वापस पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, ठीक है। और वायुमंडल या चुंबक मंडल कहते हैं, ठीक है। अरोरा बोरियलिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं, ठीक है। तो ये वायुमंडल की संरचना से संबंधित प्रश्न हुए जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, जिसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी, ठीक है। तो ये देखिए करंट का पेपर है, उसमें पूछा गया था। तो फिलहाल हमको रखना है कि जो वित्तीय वर्ष में है ना जीडीपी वगैरह में ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक सर्वे बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है, इनको भी देखना है, ठीक है। तो करंट अफेयर से पता चलता है ना, जब हम पीवाईक्यू देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या किस प्रकार पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी इकोनॉमिक्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो डी होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देखना है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देखना है। और फिर अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रकार का बैंक विविध बैंक के रूप में स्थापित किया जाता है। तो देखिए विविधित बैंक क्या होता है, ये एक प्रकार का बैंक ही होता है, लेकिन पूर्ण पूर्ण तरीके से बैंकिंग जो सुविधाएं होती हैं जो बैंक का होता है उसको नहीं दिया जाता है। इसको किसी विशेष काम के विशेष क्षेत्रों के लिए जो है इसका मतलब वो किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है। तो विशेष कार्यों के लिए जो है इनका गठन किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा इसका जो है विभेदित बैंक का शुरुआत किया गया। अभी एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। 2014-15 के आसपास विभेदित बैंक की शुरुआत किया गया, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट ईयर मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि विभेदित बैंक में भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक में आते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक ये फुल बैंक होता है, ये पूरी तरीके से बैंकिंग सुविधाएं देता है, ठीक है। और इसमें कुछ जो है कह सकते हैं कि कुछ सीमित ही सेवाएँ प्रदान किया जाता है विविध बैंक को, ठीक है, जैसे पेमेंट वगैरह, है ना? तो आरबीआई का उद्देश्य था भुगतान बैंक या लघु वित्तीय बैंक या जो भी विविध बैंक की शुरुआत करने का, कि जिससे डिजिटल पेमेंट को दिया जा सके, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच को बढ़ावा दिया जा सके, तो इसके लिए शुरुआत किया गया, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया गया? सबसे पहले देखते हैं आपातकालीन व्यवस्था कहाँ पे है? तो भारत के संविधान में देखा जाए तो भाग जो है पार्ट 18 में जो है ना? तो 18 में जो है 18 में आपातकालीन व्यवस्था किया गया है, जिसमें 352 से जो है 352 से 360 तक जो है आपातकालीन व्यवस्था का ज़िक्र किया गया है। 352 में आपके बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के संबंध में है और एक 356 इम्पोर्टेंट हो जाता है। 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में और 360 आपका वित्तीय आपात से संबंध रखता है। तो वित्तीय आपात आपका 360 जो है आर्टिकल 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात है, ठीक है। अभी तक कितनी बार आपात घोषित किया गया है? तो अभी तक एक बार भी आपातकालीन जो है आपात स्थिति नहीं बनी है भारत में, तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 352 से 360 और पार्ट आपके 18 या 18 में है, ठीक है। 352 में बाह्य आक्रमण से है, 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने में, 360 आपके वित्तीय है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। तो भारत का देखिए वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था और इसका जो
कह सकते हैं कि स्थापना हुआ था या आपके उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो है देहरादून में हुआ है इसका स्थापना, ठीक है, देहरादून में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है। और यह जो है भारत सरकार के पर्यावरण और वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है, ठीक है। और भारत में अगर देखा जाए वन्य जीव जो है कब पारित किया गया, शायद 1972 में जो है भारत में 1972 में, है ना, वन्य जीव संरक्षण के संबंध में 172 है ना, 1972 में जो है एक्ट लाया गया था वन्य जीव संरक्षण के संबंध में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वन धन योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो मणिपुर होगा, ठीक है। तो मणिपुर को जो है वन धन विकास योजना के अंतर्गत आदर्श राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। और इसकी अगर शुरुआत देखा जाए वन धन विकास योजना की तो 2018 में हुआ था, ठीक है। 2018 में इसकी शुरुआत देखा गया था। और यह जो है जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत जो है काम करता है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में वन धन विकास योजना, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सुषमा स्वराज होगा, ठीक है। तो सुषमा स्वराज के नाम पर जो है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम जो है सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है, सुषमा स्वराज भवन, ठीक है। और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल कर दिया गया है सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज जो है विदेश सेवा संस्थान, ठीक है, विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया, ठीक है। तो यह सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया। और यह कब किया गया था तो 14 फरवरी जो है 14 फरवरी को जो है 2020 के अंतर्गत जो है इसका नाम बदला गया था, ठीक है। तो याद रखना है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या किया गया सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान 14 फरवरी 2020 को किया गया, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया। तो देखते हैं कि दीपोत्सव भारत उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, इसको देखिए हम सब लोग जानते हैं। ऑप्शन है काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज। तो दीपोत्सव की देखा जाए अगर शुरुआत की बात किया जाए तो इसका शुरुआत 2017 से देखने को मिलता है। और यह जो है उत्तर प्रदेश की अयोध्या से जो है इसका शुरुआत किया गया, ठीक है। और पहले अयोध्या को जो है किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो दीपोत्सव जो है अयोध्या के नाम से, मतलब दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था और इसकी शुरुआत जो है दीपोत्सव को 2017 से चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकांजी-इवेला किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं WTO की स्थापना कब हुआ था। तो WTO जो है 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। पहले WTO को गैट के नाम से जाना जाता था, गैट, है ना, गैट जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1947-48 के आसपास हुआ था, ठीक है, 48 के आसपास हुआ था। इसी को 1 जनवरी 1995 में जो है WTO कर दिया गया, है ना। तो इसका उद्देश्य था कि विभिन्न देशों के बीच वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, वैश्विक व्यापार के संबंध में विवादों का समाधान करना, ठीक है। अब ये देखते हैं नगोजी ओकांजी-इवेला जो है यह पहली महिला जो है महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, साथ ही साथ अफ्रीकी पहली महिला महानिदेशक बनी, ठीक है। और इनका संबंध नाइजीरिया देश से है, ठीक है, अफ्रीका के नाइजीरिया, और अफ्रीका से बनने वाली पहली महानिदेशक है, ठीक है, नगोजी ओकांजी-इवेला, ठीक है। और पहली महिला महानिदेशक WTO की भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए करंट अफेयर से पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है केरला, सी है कर्नाटक, डी गुजरात। तो
तो 2020 को लागू करने वाला पहला था आपका कर्नाटक, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि शिक्षा नीति जो है ना, तो 2020 को लागू करने वाला, तो आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में, यूजीसी के संबंध में विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि यूजीसी की स्थापना कब हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब कब आई। ठीक है, तो ये सब जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, जीएस में। ठीक है, अभी इसको अभी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग डिटेल में। तो देखते हैं क्वाड, क्वाड का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो क्वाड जो है जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वाड की स्थापना है जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ना। इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, इसमें आपके भारत, इंडिया इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और एक यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए है। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना, शांति को जो है बढ़ावा देना, साथ ही साथ चीन का जो बढ़ते प्रभाव है उनको नियंत्रित करना। ठीक है, तो यह जो है शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व थे, उनके द्वारा यह स्थापना किया गया था। शायद 2017 में इसकी जो है गठन की बात की गई थी। एक बार आप देख कर कमेंट करिएगा जो है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। ऑप्शन है FIACS द्वारा, प्रणाली विश्लेषण द्वारा, रेटिंग स्केल के द्वारा, SSST द्वारा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सत्य जो है FIACS है ना। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैंडर्स, है ना। तो इसका फ्लैंडर्स होता है ना। तो फ्लैंडर्स होता है, फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन, इसको आई से हो जाएगा इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन हो जाएगा। ए से एनालिसिस हो जाएगा, है ना, एनालिसिस हो जाएगा। और सी से कैटेगरी हो जाएगा, कैटेगरी, और एस से सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है शिक्षक के कार्यों को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि संकेतों की मदद से जो है आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है दंड आरेख, चित्र आरेख, पाई आरेख, रेखीय चित्रण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, चित्र आरेख। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं तो उनका भी आप देख सकते हैं, है ना। डेटा को रिप्रेजेंट कैसे, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम। ठीक है, तो इनको देखना है हम सबको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में किन स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन है थाईलैंड, बी जिनेवा, क्यूबा, श्रीलंका, है ना। तो 1990 में जो सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन हुआ था वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया देशों में जो है थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, और इसका मतलब उद्देश्य था कि प्रत्येक जो है व्यक्ति को जो है शिक्षा का अधिकार मिले। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवत नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले में कब खोले गए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बताएं आप। ए 1996-97 में, बी 94-95, सी 99 से 2000, डी 14 से 15। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, 94 से 95 में जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए जो है हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले गए। अब यूजीसी की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो है ना, संवैधानिक दर्जा जो है कब दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा जो है ना, यह 1956 के एक्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा 1956 में इसको दिया गया। ठीक है, और पहले जो इसके यूजीसी के चेयरमैन थे CD देशमुख थे। ठीक है, इसका जो प्रश्न पूछा भी गया है ना। ठीक है, CD देशमुख हैं कि कौन थे इसके जो है RBI के चेयरमैन जो है, इसको देखना पड़ेगा कि CD देशमुख हैं। एक और मुझे कन्फ्यूजन अभी हो रहा है, CD देशमुख नहीं है यहाँ,
शांति स्वरूप भटनागर हैं, ठीक है। तो यूजीसी वो सी डी देशमुख आरबीआई के चेयरमैन है ना। सी डी जो देशमुख हैं वो आपके आरबीआई के चेयरमैन हैं, आरबीआई के, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आरबीआई के हैं, ठीक है। सी डी देशमुख जो है आपके आरबीआई के हैं पहले चेयरमैन। और पहले जो है यूजीसी के चेयरमैन कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर हैं, है ना। तो भटनागर याद रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर हैं, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है पहले। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसमें यादृच्छिककरण नहीं किया जाता है। इसको हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए सैम्पलिंग से प्रश्न, सैम्पलिंग क्या होता है? तो देखिए एक पॉपुलेशन होता है जिसमें पूरी जो होल पॉपुलेशन या पूरी जनसंख्या को प्रेजेंट करता है, उसी का सबसेट कह सकते हैं सैम्पलिंग होता है ना। सैम्पलिंग क्या है? एक प्रकार की टेक्निक होता है जो पूरे पॉपुलेशन के एक सबसेट को जो है रिप्रेजेंट करता है। उसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? जिसमें सबको इक्वल चांस होता है सब पूरी जनसंख्या को प्रेजेंट होने का। इसमें पहला जो आता है पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है ना। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। दूसरा सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। फिर आपका सिस्टमेटिक के बाद आएगा आपका एक क्लस्टर सैम्पलिंग आता है इसी में, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, सिंपल रैंडम सिस्टमेटिक, और एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इसी में आता है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इसी में आता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ठीक है। अब आइए नॉन प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग में आपके आते हैं, एक कन्विंस सैम्पलिंग आता है, ठीक है। कन्विंस होता है। फिर आपका जजमेंटल होता है ना। जजमेंटल या कह सकते हैं परपल्सिव होता है, ठीक है। परपल्सिव सैम्पलिंग होता है। फिर आपका कोटा सैम्पलिंग होता है, कोटा। फिर आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं सभी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में कौन सा नहीं आता है आपका, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही होगा, क्योंकि इसको प्रपल्सिव सैम्पलिंग कहते हैं। ये आपका नॉन प्रोबेब ये आपके दिस ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। बाकी तीनों जो है ये स्ट्रैटिफाइड है, ये मल्टी स्टेज है, और ये नीचे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन है बिट, बाइट, कैरेक्टर, शब्द। तो डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, है ना। तो बिट सबसे छोटी होती है, ठीक है। और 4 बिट जो होता है, 4 जब बिट मिलते हैं तो उनको निबल कहा जाता है, ठीक है, निबल। और जब 8 बिट मिलते हैं, 8 बिट, है ना, तब होता है 1 बाइट बनता है, ठीक है, 1 बाइट बनता है। फिर ये पूछा जाता है आपके कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट होता है। तो बिट सबसे छोटी होती है, 4 बिट को निबल कहते हैं, 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ता जाता है कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना। तो 1024 किलोबाइट जो है एक मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट एक गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी यूनिट से भी आते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बिट होगा ये आंसर। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है। तो आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर या इंटरनेट प्रोसेसर, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सत्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रेड डिस्क क्या है, ठीक है। आंतरिक भंडारण डिवाइस है, बाहरी भंडारण डिवाइस है, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार होता है, ठीक है। यह एक बाहरी जो है भंडारण डिवाइस होता है, ठीक है, जो स्टोरेज क्षमता के कारण जो है मल्टीमीडिया में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क क्या है? एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस का प्रकार है जो बाहरी भंडारण डिवाइस होता है ना, डेटा के स्टोर करने का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
कंप्यूटर से ही, आईसीटी से है। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, पीडीयू, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो मतलब इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस में आपका स्कैनर आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा। बाकी जैसे प्रिंटर है, प्लॉटर है, ठीक है, पीडीयू है, और आपके साउंड है, ठीक है, और माइक्रोफोन, ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। जबकि आपका हो जाएगा जैसे माउस हो गया, इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, फिर आपका स्कैनर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, फिर आपका OMR हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। स्क्रीन टच भी आपका इनपुट डिवाइस है। अब देखिए एक मेगाबाइट किसके बराबर है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बिट सबसे छोटी होती है, 4 बिट जो है मिलते हैं तो निबल बनता है, ठीक है। और जब 8 बिट होता है तब 1 बाइट बनता है, ठीक है, 1 बाइट बनता है। और फिर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है, 1 मेगाबाइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1024 किलोबाइट होगा, बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर का जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जो आपका आंसर होगा कि ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं, जल, वायु, ध्वनि, है ना। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन के संबंध में एक्ट वगैरह भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत में 1974 में जो है आपके जल जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट आता है। फिर आपके वायु प्रदूषण 1981 में आता है, ठीक है। तो इस सब एक्ट देखना जरूरी है, देख लीजिएगा आप सभी लोग। अगला है कि जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता 22 जून, 22 मई, 22 अप्रैल, 22 सितंबर, ठीक है। तो जैव विविधता देखिए सबसे पहले इसकी शब्दावली का प्रयोग जो है किया गया था वाल्टर जी रोजन के द्वारा 1985 में, ठीक है, वाल्टर जी रोजन के द्वारा, ठीक है, वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। और यह जो है आपके जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके प्रकार भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 3 प्रकार होता है, एक जेनेटिक, एक स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी और एक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। और इसका मेजरमेंट करने के 3 हैं, अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा है, बीटा है, ठीक है, और एक गामा है, ठीक है। तो ये जो है मेजरमेंट के जो है जैव विविधता का किसी क्षेत्र में मापन किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है ए उच्च विकसित, बी न्यूनतम विकसित, सी विकसित, डी विकासशील, है ना। तो चतुर्थ विश्व में कौन आते हैं, तो देखिए जो प्रथम विश्व में आते हैं वो विकसित देश आते हैं, जैसे यूएसए वगैरह हैं, ठीक है। सेकंड में आपके संयुक्त राज्य, है ना। द्वितीय विश्व में आपके संयुक्त क्या बोलते हैं उसको, यूएसएसआर वगैरह आते हैं, है ना, रशिया वगैरह, ठीक है। तृतीय में अन्य देश आते हैं जो स्वतंत्र हैं सभी से, जैसे नैम वगैरह का देश किसी भी संगठन का पार्ट नहीं है। चतुर्थ विश्व में जो है न्यूनतम विकसित देश आते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ड्रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है चिनूक, मिस्टल, बोरा, बिल्जार्ड, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा मिस्टल होगा, ठीक है। तो देखिए जो लोकल विंड्स हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चिनूक यूएसए में बहता है आपका, है ना, बिल्जार्ड आपके साइबेरियन बर्फीली जो क्षेत्र है वहाँ पे, है ना। तो इसका इस तरह लोकल विंड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखना है, ठीक है। तो जैसे चिनूक आपके यूएसए में इसको स्नो ईस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जैव विविधता के संपन्न क्षेत्र जो है, देखिए जो संपन्न क्षेत्र इसको जो है जहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस शब्दावली का प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है कब किया गया था, 1988 में किया गया था, ठीक है। तो जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक होती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत में 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। एक है पश्चिमी घाट जहाँ पे सबसे अधिक है, फिर आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र है, फिर आपका है इंडो बर्मा क्षेत्र है, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, ठीक है, फिर आपका है सुंडालैंड क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे अधिक आपके पश्चिमी घाट में, सबसे कम आपके सुंडालैंड में है, ठीक है। तो ये आपके हैं सबसे संपन्न क्षेत्र पूछा है तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, ये मिलान का है कि विटिकल्चर का संबंध किससे है। तो विटिकल्चर का संबंध किससे है, तो विटिकल्चर का अंगूर से है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए का चौथा। और फिर वेजिकल्चर का संबंध किससे है, तो बच्चों खेती से है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से, और ओलेरीकल्चर किससे, सब्जी की खेती से, है ना। इसका जो ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जीएस के प्रश्नों को, 30 प्रश्न पूछा जाता है जीएस में, यूपी हायर में, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, डिटेल डिस्कस किया जो है। तो अगर ये पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच हमारा आपको बेहतर लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। कुछ और ऐड करना, वैल्यू एडिशन करना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीडीएस एकेडमी पे जुड़े, है ना, वो लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है धैर्यपूर्वक सुनने के लिए।